हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं भी अच्छा हूँ। होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कॉमन सीए क्लासेस पे। और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट ये पहुँच सके फ्री क्लासेस के। बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं है क्लास करने के। आप लोग समझिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। हम अगर बेनिफिट के लिए किसी के काम कर रहे हैं तो वो वाकई में किसी के काम आना चाहिए। कि पता चला कि मैं यहाँ पे बेकार ही मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत का फल किसी को मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। भाई जीएसटी की हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं और आज तीसरी क्लास है। हम लोग कल एनालिसिस चालू किए थे सेक्शन नंबर 7 का। तो सेक्शन नंबर 7 की जो एनालिसिस हम लोगों ने की, उसमें ये पता लगा कि भाई कंसिडरेशन की एनालिसिस हम लोग को करनी थी। अब कंसिडरेशन की एनालिसिस करने के लिए हम लोग को क्या करना है। एक तो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है कंसिडरेशन का, ये तो भी मालूम होना चाहिए। डिक्शनरी मीनिंग मतलब कंसिडरेशन मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग में पेमेंट को बोलते हैं, पेमेंट ठीक। और हम लोगों ने कंसिडरेशन का डेफिनेशन किया तो उसमें हम लोगों को ये भी पता लगा कि कंसिडरेशन मनी में होना जरूरी नहीं है। वो मनी में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। और ये क्या बोल रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन कौन दे, रेसिपिएंट ही दे। कंसिडरेशन रेसिपिएंट के अलावा कोई और भी दे सकता है। ठीक है, ये कल हम लोगों ने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में किया ही था। एक चीज और थी कि सब्सिडी यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो वो भी अपने इसमें नहीं आती थी कंसिडरेशन में। और दूसरा, अगर डिपॉजिट लिया गया तो डिपॉजिट को भी कंसिडरेशन में हम लोग नहीं लेते थे जब तक कि वो सप्लाई के अगेंस्ट अप्लाई ना हुआ हो। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली कंसिडरेशन करने के पीछे 2 रीजन है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो डोनेशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यदि डोनेशन रिसीव करती है और उसके बदले में कुछ करती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन रिसीव करती है और उसके बदले में कुछ करती है। तो अब वो क्या करती है, कैसे करती है, उसका क्या परिणाम होता है, ये सब चीज़ें देखनी है। और एक जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्ट वर्क गैलरी को भेजते हैं एग्जीबिशन के लिए। कहाँ भेजते हैं, गैलरी को भेजते हैं एग्जीबिशन के लिए। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के लिए एक नोटिफिकेशन भी आ रखे हैं। तो देखिए, कंसिडरेशन का जो हम लोगों ने मतलब समझा था, कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस फॉर द सप्लाई, दोनों चीज थी। ये बाय रेसिपिएंट्स के द्वारा भी हो सकता है या एनी अदर पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक, और डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली व्हेन सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई। और इसमें एक्सक्लूड क्या होता है, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब ये जो हम लोग को नोटिफिकेशन करना है वो ये है। अब ये नोटिफिकेशन करने से पहले आप ये समझिए कि ये क्या है। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यू, अब ये 7 नंबर लिखा है, मतलब इस पेज के लास्ट में कुछ लिखा होगा इसके बारे में। एनी ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ द डोनेशन, इसका मतलब बताया हुआ है कि डोनेशन के बदले में यदि कोई ऑब्लिगेशन आ रही है। जैसे समझिए कि हम जैसे मान लीजिए हमने कॉमन सीए क्लासेस नया चैनल स्टार्ट किया और हम गए किसी अनाथालय में और वहाँ हमने भाई 5 लाख रुपए दान किए, लेकिन बदले में उनसे कहा कि भाई 5 लाख रुपए मैंने डोनेशन दिया जरूर है, लेकिन हमारा जो डोनेशन का वो आप लगाएंगी बोर्ड, उसमें कॉमन सीए क्लासेस का लोगो वगैरह लगा के अपना बढ़िया से प्रमोट भी करना है। तो वो क्या करेंगी, आई हैव रिसीव्ड ₹5 lakhs फ्रॉम कॉमन सीए क्लासेस
कॉमन सीए क्लासेस हैं, सीए के बच्चों को पढ़ाता है, सीए फाइनल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है, और ये पेपर नंबर 4 भी पढ़ाते हैं, पेपर नंबर 3 भी पढ़ाते हैं, पेपर नंबर 8 भी पढ़ाते हैं, और इस बार तो 6D भी स्टार्ट किए हैं। इस तरह करके एडवर्टीजमेंट भी हम अपना करवा दिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए ये कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और ये सप्लाई में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, भाई ठीक है, हमने मान लीजिए कि 10 लाख या 20 लाख रुपए दिया कोई बिल्डिंग बनवाने के लिए किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, उसने बिल्डिंग बनवाया, तो वहाँ पर सिर्फ हमारा नाम लिखा कि मतलब ठीक है, हमने जैसे अपनी मान लीजिए कि अपनी दादी की याद में एक हम वहाँ पे घर बनवाना चाहते हैं जहाँ हमारे दादी का नाम हो, तो भाई रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम के मिश्रा इन द मेमोरी ऑफ मेरी दादी का नाम। तो यहाँ तो कोई प्रमोशन हुआ नहीं, तो इस केस में इसको डोनेशन, इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। यही चीज इसमें लिखी हुई है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। An important feature of consideration is quid pro quo। कंसिडरेशन का इंपॉर्टेंट फीचर होता है समथिंग फॉर समथिंग होना चाहिए। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन only if there exists quid pro quo, that is there is an obligation on part of recipient of donation or gift to do anything, supply as a service। तो भाई अगर कुछ करने की ऑब्लिगेशन है तब तो उसको उस डोनेशन को हम कंसिडरेशन मान लेंगे। और अगर नहीं, जनरली इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, जो ऑर्फनेज होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, वो फाइनेंशियल हेल्प रिसीव करते हैं या एनी अदर सपोर्ट रिसीव करते हैं इन फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर्स। In order to express the gratitude towards such help support, the recipient institution places a name plate or similar such acknowledgement in their premises। तो वो खाली नेम बोर्ड लगाते हैं, कहाँ भी फलाने से हमको इतना रुपया मिला एज ए डोनेशन। फिर when the name of the donor is displayed in the recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donor act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service for consideration। मतलब ऐसा ना लगे कि वो मतलब एडवर्टीजमेंट है। अगर ऐसा नहीं लग रहा कि एडवर्टीजमेंट है तो भाई इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट लग रहा है तो भाई सप्लाई में आ जाएगा। इन अदर वर्ड, there is no obligation on part of recipients of the donation or gift to do anything, ठीक। therefore there is no GST liability on such a consideration। कुछ एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। अब देखिए भूषण ने क्या किया, भूषण ने डोनेट किया एक ब्लैक बोर्ड, किसको, योगिस्तान संस्थान को, एक चैरिटेबल योगनिष्ठ संस्थान को, चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन है। अब योगनिष्ठ संस्थान ने प्रिंट कर दिया, प्रिंटेड अंडरनेथ द ब्लैक बोर्ड एज डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, ठीक, ऐसे लिखा गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। तो जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट वाली बात तो लग नहीं रही, ठीक है, भूषण से मिला, उनका नाम लिख दिया गया। इसी तरीके से दुर्गा देवी थी, उन्होंने डोनेट किया सम मनी टू टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। टेम्पल ट्रस्ट construed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by श्रीमती दुर्गा देवी in the memory of her father on the door floor of the room। तो इसमें भी कहीं पे कोई डोनेशन वाली बात नहीं है, एडवर्टीजमेंट वाली बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या हुआ, अब ये देखा जाए कि इन द above example it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised। एडवर्टीजमेंट वाली कहीं कोई बात नहीं है। The GST is not leviable where the following 3 cumulative conditions are satisfied, namely। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इंस्टीट्यूट ने कंक्लूजन निकाला कि GST नहीं लगेगा
यहाँ पे वेयर द फॉलोइंग 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नेमली जहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, वो कौन सी है? गिफ्ट और डोनेशन मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, द पर्पज इज philanthropic, that is it lead to no commercial gain and not advertisement। ठीक है, अब ये एक सर्कुलर हुआ। अब दूसरा सर्कुलर पढ़ते हैं आर्ट वर्क वाला। ये चीजें समझ में आई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाली। अब आर्ट वर्क वाली देख लेते हैं। ये बोल रहा है आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरी वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई। ठीक भाई, आर्टिस्ट भेजता है अपने आर्ट को गैलरीज में कि एग्जीबिशन लगाइए और वहां बेचिए, लेकिन कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता है, कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता है। तो भाई जो आर्टिस्ट गैलरी को अपने आर्ट वर्क भेजता है वो उस पर जीएसटी नहीं लगती है, उस पर जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, सेम इज नॉट अ सप्लाई। तो इट इज ओनली व्हेन अ बायर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी, गैलरी में जितना डिस्प्ले हुआ अगर बायर ने कोई आइटम सेलेक्ट किया तब वहां पे एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस होगा एंड एप्लीकेबल जीएसटी वुड पेबल एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई। अब ये क्या सोच रहा है? सोच रहा है कि एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई अंडर लॉ। अब ये कंक्लूजन यहां निकल रहा है, यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि भैया अभी तक की बातों से तो यही लग रहा है कि अगर कंसीडरेशन नहीं है किसी ट्रांजैक्शन में तो वो तो सप्लाई ही नहीं है। अगर कंसीडरेशन नहीं है किसी काम में तो वो सप्लाई ही नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात? जब तक कि लॉ कहीं और कुछ नहीं कहता है। इसका एक हम लोगों ने अभी कल पढ़ा था कि शेड्यूल 1 है जिसमें विदाउट कंसीडरेशन भी 4 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो सप्लाई माने जाते हैं। वो 4 को छोड़ के कोई भी दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां पे अगर कंसीडरेशन नहीं है, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो भैया उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया कंसीडरेशन का महत्व। अब आते हैं इसकी एनालिसिस करते हैं कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की। ठीक है, अब इसकी बखिया उधेड़ते हैं। तो कुल मिला के एक बार चीजों को समराइज कर लेते हैं, फिर ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला एनालिसिस एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एनालिसिस में हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन पढ़े, रेलेवेंट डेफिनेशन किया, वो तो करना ही था। उसमें जो मेन अपना डेफिनेशन जो हम लोगों ने किया वो था जो याद रखने वाला है, एक तो बिजनेस का डेफिनेशन, ये बार बार शब्द आ रहे हैं, गुड्स का, सर्विसेज का, और फिर एक और डेफिनेशन अभी हम लोग कर रहे थे किसका, कंसिडरेशन का। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन थे। ये आपको ये भी एक यहाँ से ये भी पता लगेगा। देखिए इस चीज को आपको नोट करना है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल जिसको अपना नोट्स बनाना है वो एक काम कर सकता है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप ये डेफिनेशन कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने किया सप्लाई। तो क्या होता है, सेक्शन 7 किया था, सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1, ठीक, उसमें था ABC। तो 1 क्या बोलता था, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स
इंक्लूड्स, तो अब उसमें इसमें अब हम लोग ए पॉइंट किए थे, इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। बी में हम लोगों ने क्या किया था, बी में किया था कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अच्छा, इसमें क्या था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई था, प्लस कंसिडरेशन था, प्लस कंसिडरेशन था, और प्लस क्या था, बिजनेस था, प्लस बिजनेस था। ठीक है, अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में क्या था, कंसिडरेशन तो था, कंसिडरेशन तो था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं, प्लस या माइनस बिजनेस, प्लस या माइनस बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए हो या ना हो। अगर इंपोर्ट हुई है और कंसिडरेशन है, भले ही बिजनेस के लिए है या नहीं है, प्लस बिजनेस है या माइनस बिजनेस है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना, लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई विथ कंसिडरेशन फॉर बिजनेस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, भले ही वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। सी पॉइंट क्या बोलता था, विदाउट कंसिडरेशन की बात करता था, सी पॉइंट बात करता था विदाउट कंसिडरेशन की, विदाउट कंसिडरेशन के भी कुछ सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन के भी कुछ सप्लाई माने जाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन सप्लाई माने जाते हैं। इसकी बात कौन करता था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1। ठीक है, तो ये 7-1, 7-1A, 7-1B, 7-1C हो गया। अब इसके बाद हम लोग किए थे 7 सबसेक्शन 1, इसके बाद किए थे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A। ये क्या कह रहा था कि यदि 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 सेक्शन 7(1) में यदि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई हो गई, तो अब देखेंगे कि वो गुड्स है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये चीजें कहाँ दी हुई हैं, ये चीजें दी हुई हैं शेड्यूल 2 में, ये चीजें कहाँ दी हुई हैं, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में दी हुई हैं। फिर आता था सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2। ये क्या बोलता था, ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि भाई ऐसा है कि यदि दो थे, एक बेसिकली ए था और बी था। ए में था सम ट्रांजैक्शन, neither supply of goods nor supply of services। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और ये कहाँ पे थी, ये दी हुई थी शेड्यूल 3 में, ये दी हुई थी शेड्यूल 3 में। ठीक, और ये बी में था कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाइड होंगी, हालांकि 2 सर्विसेज नोटिफाइड हुई हैं, अभी बताएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर आने दीजिए पहले। जो कि नोटिफाइड हैं वो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये हुआ। फिर अपने आए थे सेक्शन 7 सबसेक्शन नंबर 3 पे। ये बोलता था कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तब,
किसी भी ट्रांजैक्शन को बोल सकती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, या किसी भी ट्रांजैक्शन को बोल सकती है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, नोटिफिकेशन ले आके। ठीक है, तो ये था अपना कहानी। इसमें 3 शेड्यूल अपने को करना था। अभी कोई भी शेड्यूल पे नहीं आए हैं। अब हम लोग किस पे आए हैं? हम लोग किस पे आए हैं? हम लोग अभी इस पे हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये हो गया है, कंसिडरेशन हो गया है। अब हम लोग अभी बिजनेस के धागे को खोल रहा है। अभी धागा खोलने के बाद इसको जोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, लेकिन इसको और भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आप लोग कह रहे होंगे कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस रहे हैं, घुसना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी कठिनाई होंगी। तो चुपचाप बस जितना मैं समझा रहा हूँ समझते रहिए। शॉर्ट नोट ये जैसे भी बनवाए हैं बस वैसे ही बना के रख लीजिए, रिवीजन के लिए इतना इनफ है। उसके बाद फिर हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ेंगे। ठीक, इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। फिर शेड्यूल 1 में भी एक इंपोर्ट है। फिर ये दोनों इंपोर्ट का ना हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग एनालिसिस पे, अपने बिजनेस वाले एनालिसिस पे। ठीक, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की एनालिसिस करते हैं। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की एनालिसिस करते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, जीएसटी इज इसेंशियली टैक्स ओनली ऑन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। ठीक, तो जीएसटी बोल रहा है कि जीएसटी कहाँ लगता है, सिर्फ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन पे ही जीएसटी लगती है। हेंस ओनली दोज सप्लाईज दैट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई। अब ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन सप्लाई माने जाते हैं जो कि बिजनेस के लिए किए जा रहे हैं। भाई पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन तो सप्लाई माना नहीं जाएगा। भाई मेरे पास हमने एक मोबाइल खरीदा, 6 महीना मैंने उसको यूज किया, अब नया मोबाइल मार्केट में आ गया, अब उस पुराने मोबाइल को ले जाके हम बेच रहे हैं मार्केट में, या किसी को बेच दिए, या घर में किसी को दे दिए, या दान दे दिए, तो क्या वो सप्लाई मान लिया जाएगा? हमको क्या उस पर जीएसटी पे करना होगा? नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि वो बिजनेस नहीं ना है मेरा, वो मेरा बिजनेस नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो ऐसा भाई पर्सनली जो हम खरीद बेच कर रहे हैं वो तो कोई बिजनेस है नहीं, तो हमारे पर जीएसटी कैसे लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो जनरली ये देखा जाता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन पे ही जीएसटी लगती है। रिजल्टेंटली एनी सप्लाईज मेड बाय एनी इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ठीक, जीएसटी में नहीं आता है पर्सनल ट्रांजैक्शन। ठीक, जब तक कि वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर जाते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन में अगर फॉल कर गए तो भाई सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो खैर हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब इंस्टीट्यूट क्या समझाना चाह रही है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वुड कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई। कोई भी एक्टिविटी अगर वो बिजनेस के लिए की जा रही है तो वो सप्लाई मानी जाती है। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स बिजनेस। बिजनेस को समझना जरूरी है। बिजनेस को हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 17 में समझ चुके हैं। इंटर एलिया इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन वेदर और नॉट अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी बेनिफिट। तो ये तो अब बिजनेस की डेफिनेशन की यहाँ पे बात होने लगी कि भाई अगर हमको ये समझना है कि बिजनेस है तो बिजनेस का मतलब समझना पड़ेगा। तो अब ये बिजनेस का थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फिर से बताया गया। हालांकि ये हम लोग पूरा समझ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला है क्या एग्जाम्पल है, ये बोला ऋषभ buys a car for his personal use and after a year sell it to car dealer।
भाई ऋषभ ने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए और कुछ सालों बाद कार डीलर को वापस बेच दिया। सेल ऑफ कार, सेल ऑफ कार by Rishabh to car dealer is not a supply under CGST Act because said supply is not made by Rishabh in the course or furtherance of business। ठीक, ये क्लैरिफाई भी किया गया है, ये क्लैरिफाई भी किया गया है FAQs में, ये चीज़ें क्लैरिफाई भी की गई हैं CBIC के जो FAQs निकला है उसमें। तो अच्छा, एक मणिकर्णिका है, वो अपने ओल्ड बैंगल्स एंड इयरिंग्स को आभूषण ज्वेलर को बेच देती है। सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू ज्वेलर, तो ये भी GST के एम्बिट में नहीं आएगा। नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई एज द सेम कैन नॉट बी सेड टू बी द इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो the view taken in above two example is based on the view taken in the department FAQs। अब जो ऊपर एग्जाम्पल हम लोग ने दोनों किया, ये दोनों के से रिलेटेड FAQs भी CBIC ने रिलीज किए हुए हैं। फिर एक सुंदरम आचार्य हैं, एक फेमस एक्टर हैं, पेंट करते हैं। ये लोग बिजनेस का जो डेफिनेशन किए थे ना, उससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, सुंदरम है, एक फेमस एक्टर हैं, वो पेंट करते हैं कुछ पेंटिंग को और उसको सेल कर देते हैं। कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई, क्योंकि ये वोकेशन हो गया, ये वोकेशन में आ गया ना, ये वोकेशन में आ गया, तो वोकेशन तो बिजनेस में आता है ना, इसलिए ये सप्लाई इसको मान लिया जाएगा। अब एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेजिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। मतलब एक सोसाइटी है, जिस बिल्डिंग में सदस्य रहते हैं उनका बिजली का बिल जमा करवा देती है, उसके बदले में कुछ शुल्क लेती है हल्का फुल्का। ठीक, तो जो वो शुल्क लेती है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय क्लब ऑफ एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर, उसको सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि क्लब एसोसिएशन जो अपने मेंबर को सर्विस देते हैं वो बिजनेस में आते हैं। हम लोगों ने बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा था इसको। क्लियर? अब एडमिशन वाली बात, अब यदि सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क आर कंसिडर्ड एज सप्लाई एज these are services by way of admission of person to any premises for consideration। ठीक है, तो ये भी क्लैरिफाई किया गया है इसको भी, क्योंकि एडमिशन टू प्लेस, एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन, ये बिजनेस में अपना आ रहा था, तो ये भी क्लैरिफाई किया गया था। चलिए, अच्छा, अब एक टोटलाइजर वाला एग्जांपल था। टोटलाइजर के थ्रू यदि हम रेस क्लब वगैरह का काम करवाते हैं तो ये भी अपने क्या बिजनेस में इंक्लूड होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये है रॉयल टफ रेस क्लब। रॉयल टफ रेस क्लब इज इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग द वैजरिंग, मतलब बेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स प्लेस्ड थ्रू टोटलाइजर। मतलब टोटलाइजर के थ्रू ये काम हो रहा है। फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग वैजरिंग ट्रांजैक्शन, रॉयल टफ रेस क्लब गेट कमीशन विच इज डिडक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द क्लब फ्रॉम द टोटल बेस्ट वैल्यू। सेड services amount to supply as the activity of race club are included in the business। अब ये बोल रहे हैं टोटलाइजर के थ्रू भले ही ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। वैजरिंग कर रहे हैं ना, ये वैजरिंग बेटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है कि अब ये देखिए क्या सोच रहा है। देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रूल, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जैसे ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की हो रही थी बात
कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस पर्पज के लिए हो रही है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन एक यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था, हम लोगों ने एक एक्सेप्शन पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला 7(1)(b) में, 7(1)(b) में पढ़ा था ना कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस यदि हो रहा है और कंसिडरेशन दिया जाया है, उसमें कंसिडरेशन दिया गया है, तो भले ही वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये वही चीज बोल रहा है कि इस कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक एक्सेप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट पेट्रोलियम, एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट पेट्रोलियम। अब इसको जरा आप समझिए क्या होता है ये जी। कॉस्ट पेट्रोलियम को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक होता है कॉस्ट पेट्रोलियम, कॉस्ट पेट्रोलियम, और एक होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम, एक होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम। ठीक है? अब कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है? देखिए होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। अब इसे क्या है कि इसे एक जगह के बारे में पता लगता है कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन के बारे में पता लगता है कि इस ज़मीन को यदि हम बहुत अंदर तक खोदें, बहुत अंदर तक खोदें तो यहाँ से पेट्रोल निकलेगा, मतलब खनिज निकल सकते हैं, क्रूड निकल सकता है। लेकिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये कंफर्म नहीं है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ये अब डायरेक्ट तो मजदूर छेनी हथौड़ी लेके खोदना तो चालू करेगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे खुदाई करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। ये पहले इसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये कहेगा कि सर यहाँ खुदाई करना चाहते हैं और हमको लगता है कि यहाँ से क्रूड निकलेगा। ठीक, चलिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप खुदाई करिए, लेकिन अगर ऑयल निकला तो ऑयल निकल गया तो सरकारी संपत्ति हो गई ना। जब ऑयल निकल गया तब वो सरकारी संपत्ति हो गई, जब तक नहीं निकला था तब तक इसकी पर्सनल एसेट्स थी। तो ये बोला कि अच्छा ठीक है, जब निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो क्या होगा, हम आपको वो लीज पे दे देंगे। नहीं निकला तो जो इसके खर्चे हैं, जो ये इसके खर्चे हैं, जो इसके एक्सपेंसेस हैं खुदाई के, वो एक्सपेंसेस आपका होगा। और निकला, और अगर निकल गया तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लीज पे दे देगी, इसी को लीज पे दे देगी इसी को। अब लीज पे जब देगी तो जो इसको लीज रेंटल देना है ना, जो लीज रेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, उस लीज रेंटल में से ये एक्सपेंसेस डिडक्ट कर ली जाएगी, ये जो पर्सन है डिडक्ट कर देगा। तो अब समझिए कि अगर तेल नहीं निकला, अगर तेल नहीं निकला तो भाई ये जो खर्चे इसके ऊपर हुए वो इसके हो गए, तो इसको इसी को बोला जाता है कॉस्ट पेट्रोलियम, इसी को बोला जाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। और अगर निकल गए तो लीज रेंटल में से अपना ये खर्चा घटा के जो प्रॉफिट इसको हुआ, जो प्रॉफिट इसको हुआ, इसको बोला जाता है प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको एक बार पढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। आइए, when an oil exploration and production contractor gets a license lease to explore, mine the petroleum crude and or natural gases from the government, it enters into a petroleum sharing contract। तो भाई जब इस तरह का कहानी करना होता है कि नेचुरल गैस निकालना है या पेट्रोलियम क्रूड निकालना है, तो भाई इस गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, विथ गवर्नमेंट। तो उसके बाद क्या था, द
रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विथ गवर्नमेंट इज नॉट दैट ऑफ पार्टनर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों पार्टनर हैं, बट दैट ऑफ लाइसेंसर लेसर एंड लाइसेंसी लेसी। ठीक, ये रहता है भाई, पार्टनर तो नहीं होता है लेकिन लाइसेंस देती है गवर्नमेंट या लीज पे देती है, यही होता है। एज पर दीज पीएससी मतलब प्रोडक्शन शेयरिंग contract, when a contractor discover oil gas, he is at first entitled to recover the contract cost। मतलब जो उसकी कॉस्ट लगी एक्सप्लोर करने में, तो सबसे पहले अपना कॉस्ट निकालेगा। ठीक, फिर क्या करेगा, इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द टोटल सेल प्रोसीड्स एंड देयर आफ्टर ही इज, अब उसके बाद क्या होगा, अपना कॉस्ट निकालने के बाद ही इज एक्सपेक्टेड टू शेयर विद द गवर्नमेंट द प्रॉफिट फ्रॉम हिज वेंचर नोन एज प्रॉफिट पेट्रोलियम। अब जो खर्चा काटने के बाद बचा उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट पेट्रोलियम एज पर पीएससी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक इन अ ईयर फॉर रिकवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पेट्रोलियम, जो उसका कॉस्ट लगा। फर्दर the total value of petroleum produced and saved from the contract area in a particular period as reduced by the cost petroleum is called profit petroleum। तो अपना कॉस्ट निकालने के बाद जो प्रॉफिट बची वो उसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। द गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम विच इज द कंसिडरेशन पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज टू एक्सप्लोर माइन पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये जो लीज रेंटल दिया जा रहा है, ये इसने जो लीज रेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है, या लाइसेंस फीस जो भी दे रही है, मतलब प्रॉफिट में शेयर दे रही है एक तरह से, तो ये एग्जेम्प्ट है, ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ठीक, और जब यहाँ पे जब इसने खुदाई की तो ये इसका खुद का खर्चा हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि इसने खुद के ऊपर खर्चा किया, तो इस पर तो जीएसटी लगना भी नहीं है। वैसे भी सेल्फ सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है ना। उस दिन बताते थे ना कि भाई हम अपने खुद को सर्विस देंगे हैं, और खुद को सर्विस देने के बाद क्या एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में, मतलब अपने आप को ही अपने ही काम का पैसा देंगे क्या, नहीं ना, कि एक जेब से पैसा निकाले और दूसरे जेब में रख लिए कि भाई हमने अपने आप को ही पेड कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये खुद के ऊपर ये खर्चा इसका मान लिया जाएगा अगर वो ऑयल एक्सप्लोर नहीं होता है, तो ये वही चीज यहाँ दी गई है। तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया, जो गवर्नमेंट को शेयर जा रही है प्रॉफिट की वो तो एग्जेम्प्ट हो गई। क्लियर है। फिर क्या है, द कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो उसका खुद का खर्चा है। 10 not taxable per se. The reason for the same is that the contractor carry exploration production of the petroleum for themselves and not as a service to government। वो जो एक्सप्लोर कर रहा है वो एक्सप्लोर कर रहा है खुद के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहा है। They had acquired the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of royalty and share in profit petroleum। तो भाई इसलिए अभी कॉस्ट पेट्रोलियम भी, आप समझिए कि कॉस्ट पेट्रोलियम भी परव्यू के बाहर है। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट पेट्रोलियम कॉस्ट पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ भी हो इसके ऊपर कोई जीएसटी वगैरह नहीं है। तो ये कहानी हुई। अब आते हैं कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब आते हैं कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब यूज ऑफ मनी का हम लोगों ने पढ़ा था, सर्विस की जब डेफिनेशन की थी तो यूज ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। तो वो यूज ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ये, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ बकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड टू लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट इन मनी एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज फॉर सच सर्विसेज invariably a variety of instruments are used in the financial market. In the following para we have examined whether the transaction in such instrument qualify as supply as seen earlier. The definition of goods
एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड बोथ मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटी तो भाई सीधा सीधा एक्सक्लूड हो गया, लेकिन यूज ऑफ मनी तो सर्विस में आ रहा था। तो द डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, प्रॉमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। देयरफॉर एक्टिविटी दैट आर ओनली ट्रांजैक्शन इन सच इंस्ट्रूमेंट वुड बी आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। तो भाई ठीक है, ये सब चीजों का लेन देन जो है आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस भी हो गया। अब क्या हुआ, अब एक एक करके जो बैंक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो मनी वुड ऑल्सो इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज दे आर इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट ही होते हैं एक तरह से, जो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है बैंक या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इशू करती है, तो एक तरह से प्रोमिसरी नोट ही होते हैं। issuance of draft or letter of credit etc. While this transaction would be outside the ambit of supply, the related activity for which a separate consideration is charged would be chargeable to GST if other elements of taxability are present. तो भाई ठीक है, इसके लेन देन पे, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लेन देन पे तो कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर ये इश्यू करने के लिए बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं, बैंक ने यदि कुछ चार्जेस लिए हैं तो इस चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा, इस चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? देयरफॉर जीएसटी वुड बी लेवाइड ऑन सर्विस चार्ज normally charged for various transactions in money including charges for making draft, issuance charges, letter of credit etc. अब क्या हुआ, the term security shall have the same meaning as assigned in the clause H of सिक्रा। सिक्रा में जो सिक्योरिटी की मीनिंग दी गई है वही मीनिंग हम लोग यहाँ जीएसटी में भी लेते हैं, ये बोल रहा है ऐसा कुछ। तो ये हो गया कॉमर्शियल पेपर का ट्रांजेक्शन। तो भाई कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन उसके इशू करने के लिए अगर बैंक कुछ चार्जेस वगैरह ले रही है तो वो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा। फिर सेकंड एक डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव तो आप जानते ही हैं, कॉल पुट फ्यूचर। In this regard, there may arise a doubt as to whether a derivative is included within the meaning of securities तो above and whether derivative are liable to GST। भाई ये क्वेश्चन आता है क्या डेरिवेटिव को सिक्योरिटी माने, और अगर सिक्योरिटी है तब तो वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर हो गई, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी नहीं है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? अच्छा, ये नीचे क्या ना कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, और सिक्रा में जो सिक्योरिटी का डेफिनेशन है वो दिया हुआ है। तो ये आप लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि डेरिवेटिव जो था, डेरिवेटिव आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्रा। तो अगर सिक्रा के अंडर में सिक्योरिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेटिव आ जाता है। तो जैसा कि बताया कि डेरिवेटिव सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आया तो ना ही वो गुड्स हुआ ना ही वो सर्विस हुआ, तो उसके ऊपर जीएसटी लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये भी डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समझिए इसमें एक ट्विस्ट है, अभी हम बताएंगे इसमें क्या ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट ये है कि these contracts are in the nature of financial derivative, the price of which is dependent on the value underlying stock or index of stock of certain approved currency, and the settlement happens normally by the net settlement with no actual delivery। भाई फ्यूचर में क्या होता है कि अंडरलाइंग एसेट्स होती है, उसी पे आदमी खेलता है, और जो नेट डिफरेंस होता है सेल परचेज का उस पर सेटलमेंट हो जाती है, कोई एक्चुअल डिलीवरी वाली बात उसमें नहीं होती है। इस पर जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या आता है? सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव, दीज क्वालिफाई एज सिक्योरिटी एंड दस नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लियर है? हाउएवर, वेयर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैव डिलीवरी ऑप्शन and settlement of contract takes place by actual delivery of underlying commodity currency, then such forward contract would be treated as normal supply of goods and
लाइबल टू जीएसटी। अब इसमें एक ट्विस्ट यही है, इसमें क्या है, इसमें एक ट्विस्ट यही है। अब ट्विस्ट क्या है कि ट्विस्ट क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यदि हो रहा है तो इसमें दो एक होती है नेट सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, और एक होती है सेटलमेंट हो रही है विथ एक्चुअल डिलीवरी, विथ एक्चुअल डिलीवरी। तो अगर ये हुआ तो नो जीएसटी, अगर ये हुआ तो जीएसटी लग जाएगा। वही बात हो रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव दिस क्वालिफाई सिक्योरिटी, तो इसलिए भाई इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ ना कि भाई सीधी सी बात है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सेटलमेंट नेट से होना है, कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी है। जब सेटलमेंट नेट से हुआ ही नहीं, एक्चुअल डिलीवरी जब चालू हो गई तो वो तो ट्रेड हो गया, वो तो एक तरह से ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया। तो जहाँ व्यापार हो गया तो वहाँ जीएसटी लगेगा ही। तो भाई अगर ये काम हुआ तो भाई ठीक है, क्लियर है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, अब आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग समझ लेते हैं। तो अगर हम जहाँ तक मीनिंग की बात करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग ये बोल रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एसएफए में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमको 2 महीने बाद डॉलर आने हैं, 2 महीने बाद मेरे पास डॉलर आने हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि 2 महीने बाद हमको डॉलर पे करने हैं। तो डॉलर का रेट तो रोज बढ़ता है, डॉलर का रेट तो रोज बढ़ता है। अब 2 महीने बाद चूंकि हमको मान लीजिए $50,000 पे करना है, ठीक है। तो $50,000 पे करने के लिए फिर 2 महीने हमारा सांस ऊपर नीचे अटका रहेगा कि भाई हमको 50,000 पे करना है, पता नहीं उस समय क्या रेट चलेगा। अभी रेट मान लीजिए 70 चल रहा है, 2 महीने बाद रेट 80 हो गया तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा 5 लाख रुपए का तुरंत। तो इस नुकसान से बचने के लिए और एक श्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, फॉरवर्ड एग्रीमेंट करा लेते हैं कि भैया 2 महीने बाद हमको $50,000 पे करना है, मैं कितना रुपया आपको दूं 2 महीने बाद कि आप हमको $50,000 उस समय दे देंगे। तो एक फॉरवर्ड रेट चल रहा होता है, उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बातें खत्म हो जाती हैं। तो यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये समझिए एक तरह से जो डरे हुए लोग होते हैं, जो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें स्पेकुलेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement executed to purchase or sell a predetermined amount of commodity or currency at a predetermined future date at a predetermined price। सब कुछ predetermined होता है, डेट डिटरमाइंड होती है, अमाउंट डिटरमाइंड होता है, कितना क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, कितना हम देंगे, कितना हम रुपया देंगे आपको, कितना आप हमको डॉलर देंगे, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। किस डेट को देंगे, किस समय को देंगे, कहाँ पे देंगे, मतलब किसको देंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो दिस सेटलमेंट कुड बी by way of actual delivery of underlying commodity currency और by way of net settlement। तो भाई कई लोग क्या करते हैं, इसका भी सट्टा खेलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी सट्टा खेलते हैं। अगर जो हमने बात की तो वह एक्चुअल डिलीवरी हो गई कि हमने रुपया दिया, आपसे डॉलर लिया, बात खत्म। लेकिन हम लोग नेट सेटलमेंट पे भी खेल सकते हैं, तो कई लोग इस पे भी खेलते हैं। नेट सेटलमेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फॉरवर्ड रेट ओवर द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑन द सेटलमेंट डेट। अब जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होगी। तो जीएसटी इम्प्लीकेशन की यदि बात करें तो बोलता है कि वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी करेंसी, देन सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लाइबल टू जीएसटी। मतलब एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स हो रही है तो भाई वो लाइबल टू जीएसटी, क्योंकि वो ट्रेड में आ जाएगा, सेल परचेज होना स्टार्ट हो गया तो वो ट्रेड में आ जाएगा। But where
सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ नेट सेटलमेंट, तो ये डेरिवेटिव हो गया, और डेरिवेटिव क्या है, सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज पे भी जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का, एक कॉन्सेप्ट आता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का। सर लेंडिंग तो मतलब किराए पे लेना, ऐसा कुछ शब्दों से लग रहा है। हाँ, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड भी लोग किराए पे लेते हैं। भाई हमारे पास शॉर्ट है, हमने आज मान लीजिए कि इंट्रा में शॉर्ट करके रखा है, हमारे पास खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन हमको तो प्लस करना है ना 3:30 बजे, तो हमने क्या किया कि भाई सिक्योरिटी उधार ले ली आपसे, तो मेरा प्लस हो गया। फिर कल हम आपको वो सिक्योरिटी खरीद के वापस कर देंगे जब मेरे पास पैसा होगा, तो उसका आप हमसे किराया लेंगे। भाई सिक्योरिटी आपकी है, आपने हमको बस उधार दिया, हमने उसको यूज किया, और फिर कल क्या करेंगे, हम वही सिक्योरिटी आपको खरीद के वापस दे देंगे। ठीक, आपको सिक्योरिटी से मतलब है। भाई आपने अगर हमको रिलायंस के 10 सिक्योरिटी उधार दी, तो आपको हम रिलायंस के 10 सिक्योरिटी दे देंगे शेयर। क्लियर। तो ये लेंडिंग है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। इसके लिए SLS बना हुआ, क्या सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम बनी हुई है, तो वो सेबी ने बना के रखा है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट पहले बनाते हैं। अच्छा, अब आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग समझ लेते हैं। तो अगर हम जहाँ तक मीनिंग की बात करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग ये बोल रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एसएफ में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमको 2 महीने बाद डॉलर आने हैं, 2 महीने बाद मेरे पास डॉलर आने हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि 2 महीने बाद हमको डॉलर पे करने हैं। तो डॉलर का रेट तो रोज बढ़ता है, डॉलर का रेट तो रोज बढ़ता है। अब 2 महीने बाद चूंकि हमको मान लीजिए $50,000 पे करना है, ठीक है, तो $50,000 पे करने के लिए फिर 2 महीने हमारा सांस ऊपर नीचे अटका रहेगा कि भाई हमको 50,000 पे करना है, पता नहीं उसमें क्या रेट चलेगा। अभी रेट मान लीजिए 70 चल रहा है, 2 महीने बाद रेट 80 हो गया, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा 5 लाख रुपए का तुरंत। तो इस नुकसान से बचने के लिए और एक श्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, फॉरवर्ड एग्रीमेंट करा लेते हैं कि भैया 2 महीने बाद हमको $50,000 पे करना है, मैं कितना रुपया आपको दूं 2 महीने बाद कि आप हमको $50,000 उस समय दे देंगे। तो एक फॉरवर्ड रेट चल रहा होता है, उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बातें खत्म हो जाती हैं। तो यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये समझिए एक तरह से जो डरे हुए लोग होते हैं, जो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें स्पेकुलेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement executed to purchase or sell a predetermined amount of commodity or currency at a predetermined future date at a predetermined price। सब कुछ predetermined होता है, डेट डिटरमाइंड होती है, अमाउंट डिटरमाइंड होता है, कितना क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, कितना हम देंगे, कितना हम रुपया देंगे आपको, कितना आप हमको डॉलर देंगे, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। किस डेट को देंगे, किस समय को देंगे, कहाँ पे देंगे, मतलब किसको देंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो दिस सेटलमेंट कुड बी by way of actual delivery of underlying commodity currency और by way of net settlement। तो भाई कई लोग क्या करते हैं, इसका भी सट्टा खेलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी सट्टा खेलते हैं। अगर जो हमने बात की तो वह एक्चुअल डिलीवरी हो गई कि हमने रुपया दिया, आपसे डॉलर लिया, बात खत्म। लेकिन हम लोग नेट सेटलमेंट पे भी खेल सकते हैं, तो कई लोग इस पे भी खेलते हैं। नेट सेटलमेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फॉरवर्ड रेट ओवर द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑन द सेटलमेंट डेट। अब जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे, जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होगी। तो जीएसटी इम्प्लीकेशन की यदि बात करें तो बोलता है कि वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी करेंसी, देन सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लाइबल टू जीएसटी। मतलब एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स हो रही है तो भाई वो लाइबल टू जीएसटी, क्योंकि वो ट्रेड में आ जाएगा, सेल परचेज होना स्टार्ट हो गया तो वो ट्रेड में आ जाएगा। बट वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ नेट सेटलमेंट, तो ये डेरिवेटिव हो गया, और डेरिवेटिव क्या है, सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज पे भी जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का, एक कॉन्सेप्ट आता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का। सर लेंडिंग तो मतलब किराए पे लेना, ऐसा कुछ शब्दों से लग रहा है। हाँ, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड भी लोग किराए पे लेते हैं। भाई हमारे पास शॉर्ट है,
हमारे पास शॉर्ट, हमने आज मान लीजिए कि इंट्रा में शॉर्ट करके रखा है, हमारे पास खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन हमको तो प्लस करना है ना 3:30 बजे, तो हमने क्या किया कि भाई सिक्योरिटी उधार ले ली आपसे, तो मेरा प्लस हो गया। फिर कल हम आपको वो सिक्योरिटी खरीद के वापस कर देंगे जब मेरे पास पैसा होगा, तो उसका आप हमसे किराया लेंगे। भाई सिक्योरिटी आपकी ही है, आपने हमको बस उधार दिया, हमने उसको यूज किया, और फिर कल क्या करेंगे, हम वही सिक्योरिटी आपको खरीद के वापस दे देंगे। ठीक, आपको सिक्योरिटी से मतलब है। भाई आपने अगर हमको रिलायंस के 10 सिक्योरिटी उधार दी, तो आपको हम रिलायंस के 10 सिक्योरिटी दे देंगे शेयर। क्लियर? तो ये लेंडिंग है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। इसके लिए SLS बना हुआ, क्या सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम बनी हुई है, तो वो सेबी ने बना के रखा है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट पहले बनाते हैं। हाँ जी, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, अंडर, इसके लिए कौन सी स्कीम बनी है, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। क्या बनी है, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, ये बनी हुई है। क्लियर है? अब क्या होता है इसमें, देखिए होता क्या है ये समझते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक, यहाँ पे एक बंदा है, इसके पास सिक्योरिटीज हैं, ही हैज सिक्योरिटी, हैज सिक्योरिटी, और यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है जिसको है नीड सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी किसके जरूरत है, उधार इसे चाहिए, नीड सिक्योरिटीज। क्लियर? तो भाई ये जो बंदा है, इसको, इसके पास सिक्योरिटी है और इस बंदे को सिक्योरिटी चाहिए, तो अब इन लोगों में आपस में ये लोग एक दूसरे को थोड़ी जानेंगे कि इसको उधार लेना है तो ये उधार देगा, ये लेके फिर इसको वापस कर देगा, डायरेक्ट थोड़ी चीजें होती हैं। यहाँ पे बीच में एक एजेंट होगा ना, ब्रोकर होगा ना, यहाँ बीच में एक ब्रोकर होगा। अब इसको जैसे सिक्योरिटी चाहिए, इसको चाहिए, तो ये यहाँ पे बोलेगा कि भाई हमको सिक्योरिटी उधार चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है, हम आपको उधार दिलवाते हैं, और उधर से ये बंदा बोलेगा कि हमको सिक्योरिटी उधार देना है। टर्मिनल पे दोनों मैच हो जाएंगे और आपस में लोग का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब बीच में इस ब्रोकर का मान लीजिए कुछ ब्रोकरेज कटेगा, मान लीजिए 0.5% ब्रोकरेज कट गया, और जो लेंडिंग फीस होगी, लेंडिंग फीस होगी, तो लेंडिंग फीस मतलब जो किराया होगा, वो किराया ये बंदा इसको देगा, और ये किराया एज इट इज इसको फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अब ये भी इसको कमीशन देगा और ये भी इसको कमीशन देगा, कुल मिला के इस तरीके से काम होता है। ठीक है, अब जो ये ब्रोकरेज लग रहा है, ये इस पे तो लगेगा जीएसटी, इस पे तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि मतलब ये सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन को अरेंज करवा रहा है। अरेंजिंग में पढ़े थे ना, अरेंज करना जीएसटी के अंडर में आ जाता है। अब जो ये लेंडिंग फीस जा रही है, ये लेंडिंग फीस भी जीएसटी के दायरे में आ जाती है, लेकिन ये सिक्योरिटी उधार देना और उधार लेना, सिक्योरिटी उधार देना और उधार लेना, ये जीएसटी के दायरे में हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज है, वो सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज जीएसटी के परव्यू से बाहर होता है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इंस्टीट्यूट क्या बोलती है। अब समझिए, देखिए, सेबी हैज प्रेस्क्राइब द सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997, जिसको अब एसएलएस बोला जाएगा आगे से, फॉर द पर्पज ऑफ, पर्पज क्या था, फॉर द पर्पज ऑफ
फैसिलिटेटिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक, तो सिक्योरिटी लेंडिंग मैकेनिज्म इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम बिलो। अब ये डायग्राम देखिए, ये अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है, ये लेंडर है जो सिक्योरिटी उधार दे रहा है, तो ये अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को उधार दिया, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ने बोरोवर को उधार फॉरवर्ड कर दिया इसके बिहाफ पे। तो ना ही बोरोवर को पता है, ना ही बोरोवर को पता है कि लेंडर कौन है, ना ही लेंडर को पता है कि बोरोवर कौन है। ये सब कुछ अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू काम होता है। अच्छा, अब जो ऊपर डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा, लेंडर वो पर्सन है जो उधार दे रहा है, बोरोवर वो पर्सन है जो सिक्योरिटी उधार ले रहा है, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी कौन है जो ये सब काम करवा रहा है। ठीक, अब अंडर दिस स्कीम लेंडर ऑफ सिक्योरिटी लैंड सिक्योरिटी थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी अंडर एन एग्रीमेंट टेम्पररली फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। द लेंडर अर्न लेंडिंग फीस फॉर द लेंडिंग देयर सिक्योरिटी टू द बोरोवर। तो भाई लेंडर को लेंडिंग फीस मिल गई, और सिक्योरिटीज आर लेंट विद अ कंडीशन दैट बोरोवर विल रिटर्न इक्विवेलेंट सिक्योरिटी। जैसे 10 रिलायंस का शेयर हमने उधार लिया, तो 10 रिलायंस का शेयर हम उधार वापस करेंगे। ठीक, चाहे उस समय रिलायंस के शेयर का कितना भी दाम चल रहा हो। यहाँ कमोडिटी, यहाँ पे एज इट इज की बात होती है कि जितने पीस हम देंगे उतने पीस हमको वापस चाहिए। Securities are lent with the condition that borrower return equivalent security of the same type, same class at the end of a specific period along with the corporate benefit accruing on the securities borrowed. The borrower of the securities can further sell or buy these securities. Clear है? In order to lend security under SLS, lender enter into an agreement with approved intermediary. भाई lender approved intermediary के पास जाता है कि हमको lend करना है, फिर अब बोरोवर भी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी से एक एग्रीमेंट करता है। ठीक, फिर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो एज सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर, सिक्योरिटीज आर नाइदर कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स नॉर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। ये वही चीज बात हो गई। Therefore, a transaction in security which involves disposal of security is not a supply in GST and hence not taxable. ठीक, तो भाई सिक्योरिटीज का लेन देन तो कहीं से टैक्सेबल नहीं है। हाँ, लेकिन SLS डज नॉट ट्रीट लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक, तो SLS क्या बोलता है कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी डिस्पोजल नहीं है एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। इसलिए वो सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। तो जो लेंडिंग फीस होगा, जो लेंडिंग फीस चार्ज हो रहा है बोरोवर से, वो कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन है और टैक्सेबल है अंडर जीएसटी में। तो हमने बोला लेंडिंग फीस तो भाई जीएसटी के दायरे में आएगी, क्योंकि सिक्योरिटीज लेंड करना डिस्पोज ऑफ करना नहीं होता है। क्लियर है? तो सिक्योरिटीज लेंड करना डिस्पोज ऑफ करना नहीं होता है, इसलिए ये टैक्सेबल जीएसटी के दायरे में लेंडिंग फीस तो आ जाएगी। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरमीडियरीज फैसिलिटेटिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कमीशन और फीस आर ऑल्सो टैक्सेबल सेपरेटली। अब जो इंटरमीडियरी ने भाई लेंडर को सर्विस दी और इधर बोरोवर को सर्विस दी, उसके बदले में जो ब्रोकरेज लिया भाई वो उससे जीएसटी अलग लगेगा, वो जीएसटी के दायरे में अलग से रहेगा। क्लियर है? अब इसके बाद आता है अपना सिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट आता है, इसका जीएसटी इंप्लीकेशन समझ लेते हैं क्या है। सिक्योर्ड डेट ये क्या है? सेल, परचेज, एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज इन द नेचर ऑफ अ डेरिवेटिव एंड हेंस सिक्योरिटी। अब सर सिक्योर्ड डेट भी खरीदा बेचा जाता है क्या? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि सिक्योर्ड डेट भी खरीदा बेचा जा रहा है। तो भाई क्या हो रहा है? सेल, परचेज, एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। इसका भी सेल परचेज होता है भाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सरफाइसी में डेट बेचे जाते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को अपना डेट बेच देती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई बैड डेट हो गया, 10 लाख बाकी था, हमको पता है 1 रुपया हम तो 1 रुपया भी नहीं निकलवा पाएंगे, तो वो 10 लाख का डेट हम क्या करते हैं, किसी भाई बाहुबली आदमी को हम बेच देते हैं कि भाई तुम तो भाई 10 लाख में 10 लाख का तुम तो 20 लाख निकलवा लोगे, तुम तो बाहुबली हो, हमको 2 ही लाख दे दो भाई, तुमको 10 लाख का
लोन है, अब तुम जितना निकलवाना है निकलवा लो। तो हमने वो 10 लाख का डेट 2 लाख में बेच दिया, जिसकी वैल्यू अभी मेरे लिए 0 हो गई थी। क्लियर? तो फिर क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा इम्प्लीकेशन, ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप। अच्छा एक सेकंड, ये तो अलग कहानी हो गई, देखिए। अच्छा ये दूसरी चीज हो गई। ये जो अभी जो हम सिक्योर डेट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये एक तरह से डेरिवेटिव हुआ, और डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है, इसलिए जीएसटी इसके ऊपर तो नहीं लगेगा। सिक्योर डेट का जो ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक, अब जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में यदि ट्रांजैक्शन हो रही है तो क्या जीएसटी इंप्लीकेशन आएंगी, इसको जरा देखिए। इसमें जैसे इंटरेस्ट, एसएफएम का अगर कॉन्सेप्ट किसी को पता हो, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, ये सब हम लोग करते थे, वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सिंस सच इंस्ट्रूमेंट्स आर डेरिवेटिव। तो ये भी डेरिवेटिव ही होते हैं। सिक्योरिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस। हाउएवर it is important to note that if some service charge or service fees or documentation fees or broking charge or such like fees or charges are charged on derivative future contract, भाई जो ये फैसिलिटेट करवा रहा है इसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लिए जा रहा है, तो चार्जेस को हम जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रख रहे हैं। चार्जेस पे तो जीएसटी लगेंगे, लेकिन ये जो प्योर डेरिवेटिव के ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी के दायरे से बाहर होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस। तो भाई एक्सटेंडिंग मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा लोन है 10 साल का, और हम अब लगता है कि हाँ भाई हम नहीं दे पा रहे हैं चीज़ें, थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह देने में दिक्कत है, या अपना हम एक तरह से कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब डिपॉजिट को एक्सटेंड करना चाहिए। मैंने 5 साल की डिपॉजिट रखी थी, उसको हम 10 साल करवाना चाह रहे हैं, या लोन एडवांसेस था वो उसका कोई पीरियड बढ़ गया, या उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया, हमने नया लोन ले लिया उसमें जोड़ लिया। क्लियर है? तो सर्विसेज बाय एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस इन सो फॉर एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। हालांकि इस पे जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो तो जीएसटी के दायरे में आने चाहिए, तो आया तो जरूर, लेकिन वो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। जीएसटी के दायरे में तो आ रहा है सर्विस चार्ज उसका, लेकिन वो फिर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जेम्पशन का चैप्टर नंबर 4 है, वहां हम लोग इस चीज को देखेंगे। In the subsequent para, we have discussed the exception of 2 parameters of supply, namely supply made for consideration but not in the course or furtherance of business, और supply made without business। मतलब ये बोल रहा है कि अब आगे, अब हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया, अच्छा ठीक है। तो हुआ ये, मेरा पेन कहाँ गया, कि अब आगे किस चीज़ की चर्चा होगी कि भाई कंसिडरेशन तो है लेकिन बिजनेस नहीं भी है, बिजनेस पर्पज नहीं भी है, तो भी हम उसको सप्लाई मानते हैं। ऐसा कौन सा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, जिसमें कंसिडरेशन यदि आ गई तो वो बिजनेस के लिए हो या न हो, उसको हम लोग सप्लाई मानते थे। अच्छा, एक था सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 की 4 ट्रांजैक्शन बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान ली जाती हैं। ये अब आगे की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो आज तक का इतना ही टॉपिक आप रहने दीजिए, ये दोनों का जो हम लोग धागा खोलने का काम कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।